नाउ इट्स लुक गुड। ओके, सो हम लोग ने जो हैमिल्टोनियन निकाल रहे थे, तो हैमिल्टोनियन का एक पार्ट निकाला था जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रोल होता है। हैमिल्टोनियन का जो दूसरा फॉर्म, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को शामिल किया गया था, वो इस तरह से लिखा था। तो लास्ट फार्मूला हम लोग का इस तरह से लिखा गया था। अब इसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, सिंपल सी अलजेब्रा ही है, कोई बहुत ज़्यादा उस तरह का नहीं है। आप ये दो पेयर बना लो, इसको इधर सिंप्लीफाई कर दो, इसको इधर सिंप्लीफाई कर दो, फिर दोनों को आपस में, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/r x1 माइनस x2 माइनस ई स्क्वायर, तो प्लस x1 प्लस 1/r माइनस x2। तो ये हो जाएगा r टाइम r प्लस x1 x2 प्लस x1 माइनस x2 प्लस r माइनस x2 प्लस r प्लस x1 r प्लस x1 r माइनस x2, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर 2r प्लस x1 माइनस x2 r माइनस ई, यहाँ पर भी 2r प्लस x1 माइनस x2 अपॉन r प्लस x1 r माइनस x2। अब आप देख सकते हो यहाँ से ई स्क्वायर 2r x1 माइनस x2 कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा 1/r ब्रैकेट में r प्लस x1 माइनस x2 माइनस 1/r प्लस x1 r माइनस x2। ये हो गया। सो ई स्क्वायर 2r प्लस x1 माइनस x2, यहाँ से आपके पास हो जाएगा r प्लस x1 r माइनस x2 माइनस r प्लस x1 माइनस x2। एलसीएम में आपके पास हो जाएगा r x1 माइनस x2 r प्लस x1 r माइनस x2, ये पूरा। यहाँ पर थोड़ा सा हमको सॉल्व करनी पड़ेंगी चीज़ें। तो ई स्क्वायर 2r x1 माइनस x2, ये तो रहेगा ही। ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों के लिए आप लिख सकते हो r स्क्वायर माइनस r टाइम x2 प्लस r टाइम x1 माइनस x1 x2 माइनस r स्क्वायर माइनस r x1 प्लस r x2, और इस सब का है दिस r प्लस x1 माइनस x2 r प्लस x1 r माइनस x2 दिस। तो हम देखें r स्क्वायर कट गया, r x2 कट गया, r x1 कट गया, तो यहाँ बचेगा ई स्क्वायर 2r प्लस x1 माइनस x2 टाइम माइनस x1 x2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से देखो, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस r टाइम x1 माइनस x2। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से एक मिलेगा r स्क्वायर और फिर हो जाएगा r x2 प्लस r x1 माइनस x1 x2, इस तरह से देख लीजिएगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिएगा ये x1 x2। अब हम यहाँ पर लिखते हैं लेट r इज ग्रेटर देन x1 x2। x1 x2 क्या था, ऑसिलेटर्स की दोनों चार्ज की, सॉरी
एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। तो x1 x2 जो दोनों ऑसिलेटर थे उनके बीच की दूरी थी प्लस माइनस चार्ज के x1 x2। r दो ऑसिलेटर के बीच की दूरी थी। हम मान रहे हैं कि दो ऑसिलेटर के बीच की दूरी r ज़्यादा है x1 x2 से। मतलब एक ऑसिलेटर यहाँ है, एक ऑसिलेटर यहाँ है, ये है x1, ये है x2, और जो ये डिस्टेंस है ये r है, तो दिस इज लार्जर देन दिस स्पेसिफिक डिस्टेंस। ठीक है, प्रैक्टिकल अजम्पशन है। ये एंगस्ट्रॉम में होगी तो मिलीमीटर में भी हो सकती है। ऐसा अगर करोगे तो आपके पास h1 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आएगी? ई स्क्वायर रहेगा, 2r भी रहेगा, x1 x2 आपने निगलेक्ट कर दिया, और जहाँ x1 x2 का प्रोडक्ट है तो हम उस प्रोडक्ट को अपने साथ रख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ सम है, यहाँ पर हम निगलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ सम है। सम मतलब जैसे आप लिखा 1 लाख प्लस 100 माइनस 20, ऐसा कुछ है। तो 1 लाख में 100 जोड़ो 20 घटाओ तो वो 1 लाख के लगभग रहेगा। तो इस पूरे ब्रैकेट के अंदर r से जो जुड़ घट रहा है उनको हमने निगलेक्ट कर दिया, लेकिन ये तो एक अपने आप पे अलग क्वांटिटी है, जिसको अपने पास रखा। ऐसे ही यहाँ पर देखो, ये जो जुड़ घट रहा है r के साथ, ये इसकी निगलेक्ट हो सकता है। यहाँ पर जो जुड़ घट रहा है वो निगलेक्ट हो सकता है। अगर ऐसा करोगे तो rx1 निगलेक्ट कर दिया, rx2 निगलेक्ट कर दिया, rx1 rx2 निगलेक्ट कर दिया। x1 x2 को, चूँकि अब यहाँ मल्टीप्लाई में जुड़ घट रहा है, तो ये पूरे जितने जुड़ने घटने वाले टर्म थे वो सब r स्क्वायर की तुलना में निगलेक्ट हो गए। r स्क्वायर कोई बड़ी क्वांटिटी है, r एक बड़ी थी लेकिन x1 के मल्टीप्लाई होने से छोटी हो गई, x2 के मल्टीप्लाई होने से छोटी हो गई, और उसी में x1 x2 जो कि छोटी क्वांटिटी वो भी मल्टीप्लाई है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या पाया, हम पाएंगे कि यहाँ एक तो ये पूरा होगा ब्रैकेट में ना, एक तो ये पूरा टर्म निगलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पूरा टर्म निगलेक्ट हो जाएगा। तो ब्रैकेट में इसको हम r की पावर 4 लिख सकते हैं, r स्क्वायर इस ब्रैकेट से, r स्क्वायर इस ब्रैकेट से। ये r कैंसिल कर दोगे तो ये h1 की जो वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी माइनस के साथ 2 टाइम ई स्क्वायर x1 x2 बटे r टू द पावर 3। अंदाजन हम नियरली इसको ऐसे लिख सकते हैं, -2 टाइम 2e स्क्वायर x1 x2 अपॉन r क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से हम अब खैर चूँकि हम एक सिंप्लीफिकेशन के तहत अपने काम कर रहे हैं तो हायर मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में अब अगर नहीं जा रहे हैं यहाँ से, तो आप समझिए यहाँ से हमें क्लू मिला कि ये जो टर्म है इस टर्म को हमें यूटिलाइज करना है, और यहाँ x1 x2 दो हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि चूँकि ऑसिलेटर हैं तो यहाँ पर हम कुछ सिमेट्रिक असिमेट्रिक मोड के बारे में बात करते हैं, उनके ऑसिलेशन होने के सिमेट्रिक मोड। जैसे ये ऑसिलेट हुआ तो जब ये ऐसे कंप्रेस हुआ तो ये भी कंप्रेस हुआ, ये एक्सपेंड हुआ तो ऐसे ऐसा, तो एक साथ कंप्रेस एक साथ एक्सपेंड, सिमेट्रिक मोड। ये कंप्रेस ये एक्सपेंड, ये कंप्रेस ये एक्सपेंड, ऐसे से चल रहा है। ये कंप्रेस हो रहा है, ये एक्सपेंड कर रहा है। इसको देखो, ये एक्सपेंड किया, ये कंप्रेस हुआ, फिर ये कंप्रेस हुआ, ये एक्सपेंड हुआ, तो ये ऐसे चल रहा है असिमेट्रिक मोड। और दोनों एक साथ एक्सपेंड करें, दोनों एक साथ कंप्रेस हो रहे हैं, सिमेट्रिक मोड। तो जब हम इसके सिमेट्री और असिमेट्रिक मोड की ज्योमेट्रिक की प्रोसेस को भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर लें, या सिमेट्री और सिमेट्री होने की इस प्रोसेस को भी इन्वॉल्व कर लें, तो फिर हमारा जो टोटल हैमिल्टोनियन होगा वो अब P1 और P2 के टर्म में x1 x2 के टर्म में लिखा जाएगा। अब हम x1 x2 को मिला करके दो तरह के मोड डिफाइन कर रहे हैं, एक सिमेट्रिक मोड डिफाइन कर रहे हैं, एक असिमेट्रिक मोड डिफाइन कर रहे हैं। अब वो √x1 + x2/2 इस तरह से कुछ आता है, वो थ्योरी के हिसाब से, वाइब्रेशनल थ्योरी के हिसाब से, बट वी आर नॉट गोइंग टू दैट मच डिटेल। तो आगे लिखो, फर्दर इफ वी कंसीडर द सिमेट्रिक एंड अससिमेट्रिक मोड ऑफ वाइब्रेशन, further if we consider symmetric and asymmetric modes of vibrations and represent it by letter S and A, S for symmetric, A for asymmetric, and represent it by letter S,
सबस्क्रिप्ट में इस्तेमाल करेंगे, बाय सबस्क्रिप्ट लेटर, ऐसे लिखो सबस्क्रिप्ट लेटर S and A, then the total Hamiltonian, again मैं यहाँ पर एक अच्छी खासी मैथमेटिकल अलजेब्रिक कैलकुलेशन को स्किप कर रहा हूँ बिकॉज वी नीड टू जंप टू द फाइनल रिजल्ट. By subscript S and A, then the Hamiltonian is, then the total Hamiltonian is H बराबर H0 प्लस H1. ये H0 वो काइनेटिक पोटेंशियल वाला था, H1 जो अभी आपने इस -2Ex1x2 बाई r³ निकाला है वो है. तो अब हम कैसे लिखेंगे? अब हम लिखेंगे हैमिल्टोनियन को इस तरह, देखिए ध्यान से कैसे लिखेंगे. हम लिखेंगे P सिमेट्रिक स्क्वायर बाई 2m, क्योंकि हमने कहा कि हम P1 P2 के बजाय P1 P2 के जो पॉसिबल सिमेट्रिक और असिमेट्रिक मोड हो सकते हैं दोनों ऑसिलेटर के, उनको कंसीडर करके करेंगे. तो वो PS हो जाएगा PS स्क्वायर बाई 2m, फिर हो जाएगा हाफ C XS स्क्वायर, भाई हाफ C X, ये P1 स्क्वायर बाई 2m था, हाफ C X1 स्क्वायर था, तो हमने इसको सिमेट्रिक मोड में लिखा, तो ये होगा. और यहाँ पर एक फार्मूला और आ जाएगा, यहाँ पर एक फार्मूला हो जाएगा E स्क्वायर XS स्क्वायर बाई r³. तो H1 में जो हम लोग लिखे थे -2E स्क्वायर X1 X2 बाई r³, तो यहाँ x1 x2 को अगर हम सिमेट्रिक मोड के कोऑर्डिनेट में रखोगे तो ये ऐसा फार्मूला बनेगा E स्क्वायर XS स्क्वायर बाई r³. अब आप लोग ये कैसे आ गया? आई एम जस्ट सेइंग वंस अगेन कि वी आर स्किपिंग अ गुड मैथमेटिकल स्टेप्स जो कि सिमेट्रिक असिमेट्रिक मोड वाइब्रेशन से जुड़े होते हैं, वाइब्रेशनल थ्योरी के हैं. तो हम फाइनल रिजल्ट पे आ रहे हैं. लेकिन अब आप समझ सकते हो, अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल अनजानी चीज़ें नहीं, थोड़ी सी मैथमेटिक्स बीच की है जो अनजानी सी है सभी अभी आप लोग के लिए, लेकिन ये निकाले ही हो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का टर्म है, ये हमारे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये बिल्कुल अपरिचित सा नहीं है. हाँ बस ये है कि इसको हमने एक नए तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम सिमेट्रिक असिमेट्रिक मोड में लिख दिया है. तो एक तो ये हो जाएगा. आगे अगला क्या होगा? प्लस P असिमेट्रिक बाई 2m प्लस हाफ C असिमेट्रिक स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस E स्क्वायर X असिमेट्रिक बाई r³. इस तरह से हो जाएंगे, इस तरह से हमारे ये मॉडिफिकेशन हो जाएंगे. तो यहाँ से अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा PS स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ, और हाफ में हम x ये XS ये जो सिमेट्रिक मोड वाला ये बाहर निकाले तो C बाई 2 E स्क्वायर बाई r³ यहाँ से आ जाएगा, प्लस PA स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ XA स्क्वायर C माइनस 2 E स्क्वायर बाई r³. यहाँ से आपको मिल जाएगा, प्लस है ना, ये प्लस हो जाएगा. ठीक है. तो ये इक्वेशन सजेस्ट कर रहा है, इस इक्वेशन से हम क्या देख रहे हैं? इस इक्वेशन सजेस्ट हम ये आ रहा है कि अगर थोड़ी देर के लिए देखो तो आपका फॉर्मूला क्या था? हाफ C X1 स्क्वायर था, यहाँ था हाफ C X2 स्क्वायर. तो अब हम X2 की जगह पर क्या पा रहे हैं? XA, लेकिन C की जगह पर आप ये पा रहे हो, C की जगह पर आप ये पा रहे हो. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से वो जो ऑसिलेटर के बीच की बॉन्ड लेंथ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट C माना था वो मॉडिफाई हो गई. और वो मॉडिफाई किसकी वजह से हुई? E स्क्वायर R इनकी वजह से मॉडिफाई हुई. तो हम यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ देख रहे हैं कि जो पहले एनालिसिस लेके चले थे और अभी के एनालिसिस में एक अंतर हम देख रहे हैं कि जो हमने बॉन्ड माने हैं उन बॉन्ड में जो C है वो मॉडिफाई हो जाएगा, और स्प्रिंग का जो C होता है यानी स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो किसके साथ जुड़ा होता है? वो जुड़ा होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी के साथ. पोटेंशियल एनर्जी के साथ जुड़े होने का मतलब यहाँ पर ये निकल के आता है कि पोटेंशियल एनर्जी इस टर्म से रिप्रेजेंट हो रही है, इस टर्म से,
और इस टर्म में मॉडिफिकेशन आपका ये दिखा रहा है कि जब आप ये पूरा अरेंजमेंट मानोगे तो इससे हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो जाएगा। तो दो ऑसिलेटर लिए जिनके बीच में चार्ज कंडीशन मानोगे तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की वजह से क्या हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। तो इससे हम ये निकाल के ला रहे हैं। इस पूरे कैलकुलेशन का असर हमने ये देखा कि अगर हम काइनेटिक का सिचुएशन और पोटेंशियल एनर्जी सिचुएशन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन को भी मान लें तो उसका असर, वो जो सिस्टम बना है इस दो चार्ज बीच में स्प्रिंग है उसकी पोटेंशियल एनर्जी पड़ता है। और आप देख रहे हो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में एक टर्म प्लस हो रहा है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में एक टर्म माइनस हो रहा है। तो इससे हम एक चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को निकाल सकते हैं। यह है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का ही, लेकिन इस टर्म से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखो अबव इक्वेशन सजेस्टेड दैट द स्प्रिंग कांस्टेंट, above equation suggested that the spring constant corresponding to the bond between the charges, corresponding to the bond spring constant related with the bonds between the charges get modified by the factor मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, हाँ 2 ठीक है, by the factor e square एक्सेस स्क्वायर बाई r क्यूब। यही तो है फैक्टर जिसकी वजह से हो रहा है। या एक मिनट, बाय द फैक्टर 2e स्क्वायर बाई r क्यूब, स्प्रिंग कांस्टेंट में जो प्रभावित हो रहा है प्लस माइनस e। Therefore the change in potential energy is minus some constant a upon r क्यूब का स्क्वायर। अगेन फर्दर कुछ कैलकुलेशन के बाद आ रहे हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे डेल्टा u, इसको हम कोई कांस्टेंट मान ले b, कुछ मान ले u कांस्टेंट, u तो मान चुके हैं, कुछ कोई कांस्टेंट आप सोचिए, कोई कांस्टेंट माने कुछ भी, क्या माने, बीटा मान ले, कोई कांस्टेंट बीटा टाइम, तो ये हो जाएगा माइनस बीटा स्क्वायर बाई आर की पावर 6 हो जाएगा माइनस ए बाई आर की पावर 6 पोटेंशियल एनर्जी। अब आर की पावर 6 यहीं से आया है। अच्छा, ये स्क्वायर कैसे आया? तो बच्चों देखो ऐसा है, आप लोगों ने जब स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़ते हो सिंपल इसकी थ्योरी, तो वहाँ पर आप एक बार पढ़ते हो ना कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई एम, SHM इक्वेशन बनाते हो d2x बाई dt स्क्वायर प्लस सी बाई एम x बराबर 0, तो आप c बाई एम को ओमेगा स्क्वायर लिखते हो। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के टर्म में कोई चीज़ है, उसको अगर हम इस तरह से जोड़ें फ्रिक्वेंसी के साथ, तो फ्रिक्वेंसी जुड़ी होती है एनर्जी के साथ में, तो हम स्क्वायर करते हैं। बस वैसा ही कुछ लॉजिक है। अगर हमने कहा कि c में मॉडिफिकेशन हो रहा है इस टर्म का, तो उसके साथ जो ओमेगा स्क्वायर वाला टर्म होगा उसको, जो कि एनर्जी जुड़ा है, उसको कंसिडर करेंगे, तो हमें इसको पूरे को स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि c बाई एम स्क्वायर के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह के लॉजिक के थ्रू हम आखिरी में निकाल के लाते हैं डेल्टा u इज इक्वल टू माइनस ए बाई आर की पावर 6। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आपको याद रखना है। लॉन्डन ने सजेस्ट किया, वॉन डेर वाल इंटरेक्शन या लॉन्डर इंटरेक्शन ने से हम ये पाते हैं कि जो इनर्ट गैसेस हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन है, ये माइनस साइन अट्रैक्शन को शो कर रहा है, पोटेंशियल का माइनस होना अट्रैक्शन को शो कर रहा है। ये अट्रैक्शन कैसा है? 1 बाई आर की पावर 6 नेचर का है। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स देखा, वहाँ पर फोर्स जो काम करता है 1 बाई आर स्क्वायर के टर्म में काम करता है ना। और आपका कोलम्बिक फोर्स भी 1 बाई आर स्क्वायर के टर्म में काम करता है। उस हिसाब से उस तरह से पोटेंशियल जो होता है 1 बाई आर के टर्म में काम करता है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर वो 1 बाई आर की पावर 6 के रूप में काम कर रहा है। 1 अपॉन आर की पावर 6 होने का मतलब है कि पावर 6 होने का मतलब है कि बहुत तेज़ी से कम होगा। समझो, जैसे आपने कहा
आपने कहा r की वैल्यू 1 है तो u की वैल्यू क्या होगी -a/1। आपने कहा r की वैल्यू 2 है, यानी जहाँ 1 थी वहाँ से और बढ़ गए। तो अगर आप यहाँ से 1 मीटर की दूरी पे थे तो u की वैल्यू -a थी, यहाँ से 2 मीटर की दूरी पे जाओगे तो क्या हो जाएगा -a⁶। टू द पावर 6 का मतलब क्या है 2 × 2 यानी 4, 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64 यानी कि 64। तो जितना यहाँ पर इफेक्ट था उसका 1/64 ही इफेक्ट यहाँ पे बचेगा। तो खुद ही सोच सकते हो 2 की पावर 6 होने की वजह से इफेक्ट सिर्फ आप जितना डिस्टेंस 1 थे 2 गए तो 1 की तुलना में वहाँ से 64 टाइम कम हो गया, 1/64 हो गया, यानी 64 गुना कम हो गया। तो 64 गुना कम होने का मतलब बहुत तेज़ी से घट रहा है। तो इस वजह से ये जो बल होते हैं इनर्ट गैस के बीच में जो ये इंटरेक्शन काम कर रहा है ये बहुत ही वीक नेचर का होता है, लेकिन जीरो नहीं होता है, और उसी वजह से इनर्ट गैस का क्रिस्टलाइजेशन संभव होता है। तो यहाँ पे लिखें कि दिस पोटेंशियल corresponds to the van der Waal interaction. This potential corresponds to van der Waal interaction or oblique London interaction or induced dipole interaction or induced dipole interaction. Full stop. This is a fundamental mechanism. That is visible in inert gas crystal and many organic molecules. This is a quantum mechanical phenomena. And it does not depends upon. This is a quantum mechanical phenomena and it does not depends upon the overlapping of charges. Does not depends upon the overlapping of charges. चार्ज की शेयरिंग, चार्ज की ट्रांसफ़र इस पर डिपेंड नहीं करता है। ये इस तरह का एक इंड्यूस्ड डाइपोल की इस तरह की घटना है जो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड और उसके ऊपर डिपेंड करता है, इस सब पे डिपेंड करता है। लेकिन जब ये हम लोग ने देखा तो ऐसा लग रहा है कि जो फोर्स काम करता है वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्टिव पोटेंशियल दिख रहा है। पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को जब हम कंसीडर करते हैं तो हम एक और तरह का फोर्स देखते हैं, रिपल्सिव फोर्स। उसको हम रिपल्सिव इंटरेक्शन कहते हैं, जिसको कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से समझाया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई अट्रैक्टिव। तो लॉन्डन इंटरेक्शन कैसा होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। वॉन डर वाल इंटरेक्शन कैसा होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। लेकिन यहाँ पर एक रिपल्सिव नेचर की भी भूमिका बनती है, तो आपको रिपल्सिव नेचर को भी समझना है। इसी वीडियो में हम दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं। तो अगली हेडिंग लिखेंगे रिपल्सिव इंटरेक्शन। आपके सिलेबस का टॉपिक भी इसी तरह से है, रिपल्सिव इंटरेक्शन। ठीक है, देखो इसका लॉजिक पहले समझ लो रिपल्सिव इंटरेक्शन का। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी इलेक्ट्रॉन को अगर हम किसी जगह पर दिखाते हैं तो हम जिस जगह को दिखाते हैं उसको स्टेट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन की प्रॉपर्टी होती है, तो एक स्टेट ये है, यहाँ स्पिन अप है। अब स्पिन अप हो गई, इसका मतलब अगर हम एक अगला इलेक्ट्रॉन स्पिन अप का यहाँ भेजेंगे तो वो इस जगह पे आके नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि पाउली प्रिंसिपल कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन सेम टाइप के एक साथ एक जगह पर नहीं बैठ सकते। सेम टाइप कहने का मतलब है ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो। तो चारों क्वांटम नंबर में n, l, m और s, ये चार क्वांटम नंबर हैं।
इस बात की बहुत चांसेस हैं कि सबका NLM सेम हो, मतलब सेम प्रिंसिपल, एजीमिथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति है जिनका NLM सेम है तो कम से कम उनका S डिफर होगा। तो अगर हमने कहा ये इलेक्ट्रॉन है, इसका NLM और इसका NLM सेम है, तो फिर भी इसका S माइनस हाफ होगा और इसका S प्लस हाफ होगा। अगर ऐसा है तभी वो इसके पड़ोस में आके बैठ सकता है। तो माइनस हाफ होने का मतलब मान लो ऐसे दिखा है तो ऐसे आके बैठ सकता है। लेकिन अगर ये भी प्लस हाफ का है, इस तरह का है, तो उसको यहाँ पर जगह नहीं मिल सकती। तो सवाल है जगह नहीं मिल सकती तो बैठेगा कहाँ? तो क्या है, इस एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी कोई एनर्जी स्टेट होगा यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आके बैठेगा। तो इलेक्ट्रॉन की एक स्टेट की अवेलेबिलिटी थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब एक ऊपर वाले स्टेट में बैठेगा। और ये जो एक्स्ट्रा, अब अगर इसकी स्पिन डाउन होती तो यहाँ आके बैठ जाता, फिर हमें उसको यहाँ ना बैठाना पड़ता है। अब इसकी एनर्जी मान लो 1 यूनिट है, इसकी एनर्जी 2 यूनिट है। चूंकि इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऐसा ही है और पाउली प्रिंसिपल को लागू होना है, इस वजह से हमने इस सिस्टम के अंदर और एनर्जी डाली ताकि ये स्टेट क्रिएट हो, इलेक्ट्रॉन यहाँ आके बैठ जाए। क्योंकि पाउली प्रिंसिपल का उल्लंघन हम कर नहीं सकते और इलेक्ट्रॉन को भी सिस्टम में लाना है, तो इसको हमने एक नई जगह दे दी। वहीं अब उसको देने के लिए हमको इस सिस्टम के अंदर एनर्जी बाहर से डालनी पड़ी, कहीं और से निकाल के यहाँ डालनी पड़ी। ये जो एनर्जी हमने डाली है वो इस सिस्टम को अस्थिर बनाए रखेगा। भाई बाहर से एनर्जी आ गई ना, हमें मजबूरी में डालनी पड़ी क्योंकि हम पाउली प्रिंसिपल को फॉलो कराना चाहते हैं। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने डाली है, इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल पे क्या असर दिखेगा? मॉलिक्यूल की ओवरऑल एनर्जी बढ़ जाएगी। ओवरऑल एनर्जी बढ़ने का मतलब उसमें अस्थिरता रहेगी, उसमें रिपल्सन आ जाएगा, रिपल्सिव नेचर वहाँ पर काम करेगा। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ज़्यादा रिपल कर रहे होंगे, बॉन्ड लेंथ खींची जाएगी, बॉन्ड लेंथ में थोड़ा लंबाई आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर ये इलेक्ट्रॉन भी डाउन स्पिन का होता तो आराम से यहाँ बैठ जाता, दोनों आराम से एक स्टेट में ऑक्यूपाई हो जाते। इस अच्छी स्थिति को देखने के लिए दोनों एटम भी थोड़ा सा श्रिंक कर जाते, स्टेबल स्ट्रक्चर आ जाता, इसकी जो रिपल्सन एनर्जी है वो कम हो जाती। भले ही 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है, लेकिन चूंकि दोनों की स्पिन अलग अलग है इसीलिए वो उस रिपल्सन की दुश्मनी के बावजूद भी एक जगह पर आकर के एक स्टेट में रह सकते हैं। ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कमाल था जो इस तरह की सिचुएशन को बता रहा था। अब यही आप सोचिए, अब आप सोचिए कि आपके पास एक एटम है जिसका ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहने का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ऐसे है, सपोज आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन अप है। यहाँ एक दूसरा एटम है, ठीक है, इसमें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वो डाउन है। तो इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, इसको ऐसे दिखाएं कि ये न्यूक्लियस है, ये है वेव फंक्शन, मान लो दिखा रहे हो ऐसे, ये ऐसे है वेव फंक्शन, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर पे ज़्यादा और किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन कम। ऐसे दूसरा एटम है, इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों एटम दूर दूर है, कोई बात नहीं, लेकिन जब ये दोनों एटम पास आएंगे तो इनका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन भी पास आएगा, ये ऐसे आएगा और ये करोगे तो ये ऐसे आएगा, इस तरह का आएगा। अब आप देखो यहाँ ओवरलैपिंग होगी, यानी जब ये दोनों आपस में आएंगे तो जब दोनों आपस पास आएंगे तो यहाँ आएगा न्यूक्लियस, यहाँ आएगा न्यूक्लियस, ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो इसका इलेक्ट्रॉन जो था वो अप था और मान लो इसका इलेक्ट्रॉन भी अप है। अब जहाँ ओवरलैपिंग हो रही है इसका मतलब है वहाँ जगह एक ही है और इलेक्ट्रॉन 2 हैं। तो अगर जगह एक है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन है, इत्तेफाकन दोनों के इलेक्ट्रॉन एंटी पार्टिकल थे, एंटी थे एक दूसरे के, एक प्लस एक हाफ। तो कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से एक ही स्टेट में रह लेंगे। तो बड़ी अच्छी स्थिति होगी कि जब इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का स्पिन और दूसरे एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंटी पैरेलल हो गया तो पाउली प्रिंसिपल के हिसाब से एक ही स्टेट में रहने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जो जितना रिपल्सन होना चाहिए वो इस एंटी पैरेलल होने की वजह से वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये ओवरलैपिंग रीजन जो है, ये ओवरलैपिंग रीजन उतना ज़्यादा एक दूसरे को धक्का नहीं देगा क्योंकि यहाँ पैरेलल एंटी पैरेलल स्पिन का अरेंजमेंट बन गया है। लेकिन स्थिति तब गड़बड़ हो जाएगी जब इसकी भी स्पिन अप है, इसकी भी स्पिन अप है। अब एक ही ऑर्बिटल में भर नहीं सकते,
तो क्या करोगे? ऐसी स्थिति में क्या करना होगा कि यहाँ एक एक्स्ट्रा स्टेट क्रिएट की जाएगी, बाहर से एनर्जी आएगी सिस्टम के अंदर और एक्स्ट्रा स्टेट क्रिएट होगी, तो एक का इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठेगा। अभी जो एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है इससे क्या होगा, इस जगह पर क्योंकि दोनों के स्पिन या तो प्लस हैं या -½ है, तो ये दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे, रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो रिपल्सन जब ये दोनों क्लाउड ओवरलैप करेंगे तो इनका रिपल्सन ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा या थोड़ा सा सहजता रहेगी। ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है जब वो आपस में इस तरह से ओवरलैप होने शुरू हुए तो इनकी स्पिन कैसी है। अगर इनकी स्पिन पैरेलल एंटी पैरेलल है दे विल गेट अ फ्रेंडशिप, अगर नहीं है तो फिर दोनों अलग रहेंगे और अलग रखने के लिए फिर एक एक्स्ट्रा एनर्जी स्टेट की जाएगी, उसके लिए एनर्जी डालनी पड़ेगी और वो फिर रिपल्सन को बढ़ा देगी। ठीक है, ये यहाँ पर आपको समझना है, थोड़ा सा टेक्निकल है बट आप इसको थोड़ा सोचिएगा तो आप इसको समझ जाओगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, पाउली प्रिंसिपल के हिसाब से यहाँ काम हो रहा है। तो लिखें जरा इसके बारे में। द लंडन इंटरेक्शन डिस्कस्ड attractive nature of the force. The London interaction discussed attractive nature of the force which is present between the inert gas atoms, which is present between the inert gas atoms. But at the same time another quantum principle known as Pauli exclusion principle comes into existence. उसका अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस जो था ही इफेक्ट में आता है, तो हम comes into existence and generated the repulsive interaction between the atoms नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखें। when two atoms start to come closer, एक दूसरे की तरफ नज़दीकियाँ उनकी बढ़ती है। when two atoms start to come closer, their charge distribution start to overlap. And thereby changing the electrostatic energy of the system. Start to overlap and thereby changing the electrostatic energy of the system. भाई इंटरेक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा क्लाउडों का। when the separation between atoms is close enough, काफी पास आ गए, बॉन्ड लेंथ की लगभग दूरी पे आ गए, is close enough, the repulsive energy becomes significant. when separation between atoms is close enough, the repulsive energy becomes significant due to the पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जब बहुत पास आ जाते हैं, ओवरलैपिंग बढ़ जाती है, तब वहाँ पर स्टेट पे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे नहीं रहेंगे वो आना शुरू हो जाता है मसला, और तब वहाँ पर पाउली प्रिंसिपल आ जाता है। बिकम सिग्निफिकेंट ड्यू टू द पाउली प्रिंसिपल। दिस इफेक्ट में बी एनालाइज बाय फॉलोइंग फिगर। फिगर वही है,
मान लो हमारे पास कोई एटम ए है, तो ए के लिए हमने इस तरह का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिया। जस्ट एक टेक्निकल, एक ट्रेडिशनल तरीका है जो कि पाउलिंग ने अडॉप्ट किया था डायग्राम बनाने का, तो हम भी वही कर रहे हैं। तो ये हो गया बी, ये हमारा, ये हो गया बी, ए हो गया, बी हो गया, ठीक है। इसके अब ये एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनको हम दो एटमों को पास ला रहे हैं। तो ये एटम का न्यूक्लियस है, ये उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डेंसिटी देखो, जहाँ तक कि एटम की रेडियस है वहाँ तक चार्ज डेंसिटी, उसके बाद चार्ज खत्म हो गए। तो यहाँ देखो इनर शेल है, तो यहाँ न्यूक्लियस के पास पहला शेल है, के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, तो उस तरह आप तो कुछ दिखा रहे हैं यहाँ पर। और अब आपने क्या किया, इनको पास ले आए, तो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, है ना। ये एटम बी यहाँ आ चुका है, एटम ए यहाँ आ चुका है, देख रहे हो दोनों पास आ चुके हैं। तो ये एक ओवरलैपिंग रीजन बन रहा है। अब इस ओवरलैपिंग रीजन में कितना रिपल्सन होगा, ये यहाँ पर इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पाउली प्रिंसिपल क्या देख रहा है। दो एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉनों को देख रहा है तब तो ठीक है, फिट हो जाएंगे, रिपल्सन होगा बट नॉट वेरी स्ट्रांग। बट अगर दो पैरेलल या दो एंटी पैरेलल को देख रहे हैं देन तब तो कहानी यहाँ पर बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पे लिखें, व्हेन टू एटम्स कम क्लोजर, इसको बनाने के बाद लिखिएगा, व्हेन टू एटम्स कम क्लोजर their electron clouds start to overlap over each other. Their electron clouds start to overlap over each other. फिर क्या होगा, due to this the electrons from atom B, suppose, due to which the electrons from atom B start to occupy, electrons of atom B start to occupy part of states of atom A. एक दूसरे के क्षेत्र में आ रहे हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन इस एटम के कुछ स्टेट को भरना शुरू करेंगे या इसके इलेक्ट्रॉन इस एटम के स्टेट को भरना शुरू करेंगे, वही हमने लिखा है। सो एटम बी स्टार्ट टू ऑक्यूपाई पार्ट ऑफ स्टेट्स of atom A, parts of states of atom A which are already occupied by electrons of atom A। फिर से बोल दे रहा हूं, due to which electrons from atom B start to occupy parts of state of atom A which are already occupied by electrons of atom A and vice versa। ऐसा ए के लिए भी कह सकते हो कि ए एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम बी की स्टेट को भरना चाहते हैं, उन स्टेट को जहां एटम बी के एटम पहले से मौजूद हैं, है ना। अच्छा देखो, इसको ऐसे समझ लो, जैसे इमेजिन करो कि जैसे दो लोग हैं, एक कोई लेडी है, उसके दो बच्चे हैं, दो तीन बच्चे हैं, उनके हस्बैंड नहीं है, कुछ भी मान लें, वो सिंगल मदर हैं। ऐसे एक पिता है, एक मैन है जिनके दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं और उनकी वाइफ भी नहीं है। तो ही इज़ ऑल्सो सिंगल पेरेंट, सी इज़ ऑल्सो सिंगल पेरेंट, एंड सपोज दे बोथ डिसाइडेड टू मैरी। तो वो स्त्री पुरुष आपस में विवाह करने का फैसला लेते हैं, ठीक है, विवाह कर सकते हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा। सिर्फ अब वो विवाह, वैसा विवाह तो होगा नहीं कि सिर्फ दो, एक स्त्री एक पुरुष विवाह कर रहे हैं, वहां तो एक माता, एक परिवार, मतलब इन बच्चों की माता और इन बच्चों के पिता का विवाह हो रहा है। तो जब ये दोनों विवाह करेंगे और एक घर में रहना शुरू करेंगे, तो अब वो जो बच्चे थे माँ के, मतलब स्त्री के, और वो जो बच्चे हैं पुरुष के, वो एक दूसरे से एक प्रतिकर्षण तो रहेगा। भाई नए लोग आ गए ना एकदम से, और अब उनके साथ रहने को कहा जाएगा, तो एक हम मान सकते, सोच सकते, थोड़ा मेलोड्रामिक सिचुएशन में आप सोचो, फिल्मी कहानी जैसा है। तो अब
उनके बीच में प्रतिकर्षण कितना ज़्यादा होगा ये किस पर डिपेंड करेगा कि वो बच्चे कितना एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं। अब देखो, मान लो स्त्री उन दोनों ने शादी किया और वो सब लोग, वो महिला, वो पुरुष और उनके 2 बच्चे, उनके 3 बच्चे सब शिफ्ट कर गए आदमी के घर में जहाँ आदमी पहले से रहता था। अब जहाँ वो पुरुष पहले से रहता था वहाँ बच्चों के लिए भी कुछ जगहें थी, उनके 3 बच्चों के लिए। अब महिला के साथ भी 2-3 बच्चे आ गए तो इनको भी वहीं रखने का अकोमोडेशन होगा, तो वो कहेंगे नहीं हम इनको अपने साथ नहीं रखेंगे, या ये बेड हमारा या रूम हमारा। आप सोच सकते हो ना, मेलोड्रामिक सिचुएशन है ऐसे। तो आप सोचो उन दोनों जिन्होंने विवाह किया उनकी ज़िंदगी थोड़ा आसान गुजरना शुरू हो जाएगी अगर ये बच्चे कम झगड़ा करें, घुल मिल जाएं, मित्र बन जाएं, भाई बहन जैसा एक दूसरे से व्यवहार करने लगे। और उनकी ज़िंदगी में मुश्किलें थोड़ा सा बढ़ जाएंगी अगर उनके बीच में वो इंटरेक्शन प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो वैसा ही सोच लो, एटम ए एटम बी आ रहे हैं, एटम बी के स्टेट्स भरी हैं, जैसा भरी खाली जो भी हैं, डी ऑर्बिटल है, आधा भरा आधा खाली, जैसा भी सोचो। एटम ए है, इसकी भी ऑर्बिटल में कुछ खाली भरा जो भी कुछ है, अब ये दोनों ओवरलैप करते हैं। तो जो इसकी स्टेट्स थी अब वो इसके इलेक्ट्रॉन भी बैठ सकते हैं, या इसकी जो स्टेट्स थी उसमें इसके इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की स्टेट में बैठेंगे तो यहाँ पे एक नियम काम करेगा, वो है पाउली प्रिंसिपल। कहता बैठो बैठो लेकिन स्पिन का ध्यान रखना, पाउली प्रिंसिपल का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। द सेम थिंग इज ट्रू हेयर। तो यहाँ पे लिखें टू सेटिस्फाई द पाउली प्रिंसिपल द इलेक्ट्रॉन, टू सेटिस्फाई द पाउली प्रिंसिपल द इलेक्ट्रॉन्स promoted to some higher, the electrons promoted to some higher energy state। अगर उनकी स्पिन एंटी पैरेलल एंटी पैरेलल नहीं हुई तो फिर दोनों एंटी पैरेलल हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को किसी हायर एनर्जी स्टेट में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखें टू सेटिस्फाई पाउली प्रिंसिपल द इलेक्ट्रॉन्स promoted to some higher energy states एंड दिस, और इसकी वजह से क्या होगा, एंड दिस इंक्रीजेज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हायर प्रमोट करोगे तो एक अतिरिक्त एनर्जी स्टेट यहाँ भरना दिखना शुरू हो जाएगी, एंड दिस इंक्रीजेज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और उसी की वजह से जो रिपल्सिव है उसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ जाएगा। क्या लिखा, इंक्रीजेज द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम दैट गिव्स द रिपल्सिव कंट्रीब्यूशन टू द इंटरेक्शन। और इसकी वजह से क्या होगा, रिपल्सिव कंट्रीब्यूशन आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। दैट गिव्स द रिपल्सिव कंट्रीब्यूशन टू द इंटरेक्शन। एक्सपेरिमेंट जब इस तरह से किए गए केमिस्ट्री में, बॉन्डिंग एनर्जी के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, तो उस डाटा को देख कर ये पाया गया कि जो रिपल्सिव फोर्स होता है, रिपल्सिव के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 1/r⁴ टाइम होती है। यहाँ कोई कांस्टेंट b इस्तेमाल हो रहा है, ये हमने एक्सपेरिमेंटल डाटा से पाया। हम तो सोच तो रहे थे रिपल्सिव तो होगा, लेकिन उसका एग्जैक्ट अमाउंट क्या होगा वो ये होगा। तो लॉन्डन वाले इंटरेक्शन से हमने डेल्टा यू कितना पाया, -AR⁶। माइनस दिखा रहा है कि ये अट्रैक्टिव है। और पाउली प्रिंसिपल के हिसाब से जो हमने पाया वो पाया डेल्टा यू बराबर B/r⁴ और ये प्लस है, इसका मतलब रिपल्सिव पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब ये सारा ओवरलैपिंग हो रहा होगा उस समय अट्रैक्टिव और रिपल्सिव ये दोनों ही फैक्टर वहाँ पर काम देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो पाउली प्रिंसिपल वहाँ काम करेगा ही करेगा। तो अगर हम टोटल इंटरेक्शन पोटेंशियल निकालना चाहें जो इस डाइपोल इंटरेक्शन सिचुएशन में आता है तो क्या होगा, वो होगा b टाइम r⁴ माइनस a टाइम r⁴। यहाँ बस माइनस को आगे ना लिखने के लिए हमने प्लस वाला टर्म आगे लिख दिया है। तो ये है हमारा टोटल इफेक्टिव पोटेंशियल, जिसमें ये टर्म अट्रैक्शन को शो कर रहा है, ये टर्म रिपल्सन को शो कर रहा है। हमेशा ध्यान रखना, कई बार तो इसी पे क्वेश्चन आता है कि अट्रैक्शन टर्म कौन सा, रिपल्सन टर्म कौन सा है। और ये जो पूरा है, ये जो पूरा हिसाब किताब है, इसको कौन सबसे पहले लेकर के आया, ठीक है, लंदन ने काम किया। लंदन की कई थ्योरी थी, उन थ्योरी में से एक था, एक और फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था लेनार्ड जोन। तो वो थे लेनार्ड जोन्स। एक्चुअली लेनार्ड विलियम ऐसे कुछ इनका नाम था, लेकिन इन्होंने जब शादी की तो इन्होंने अपनी वाइफ का सरनेम अडॉप्ट कर लिया, तो जोन्स था इनकी वाइफ का सरनेम था।
ऐसे भी उदाहरण हैं हमारे पास। तो लेनर्ड जोन्स, ये दो अलग लोग नहीं हैं, लेनर्ड जोन हैं जिन्होंने इस चीज़ को होलिस्टिक तरीके से स्टडी की थी। और ये जो पोटेंशियल इसमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दोनों हैं, इसको हम लेनर्ड जोन पोटेंशियल कहते हैं। तो जरा लिख लें, इसको ख़त्म कर दें इस टॉपिक को। एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑन इनर्ट गैस क्रिस्टल सजेस्टेड, experimental data on inert gas crystal suggested the repulsive potential of the form B upon r to the power 12। r to the power 12 समझ सकते हो और छोटा होगा ना, वो तो 1/64 गुना कम हो रहा था, ये और तेज़ी से कम होने वाला इफेक्ट है। वीक है बट फिर भी इसका अपना इम्पोर्टेंस है। Potential of the form B upon r to the power 12 where B is a constant. So the total potential energy of two atoms, at separation capital R is given by expression, ये expression लिख दो, is given by expression this, और इसको नाम क्या है, and this is known as the Leonard Jones potential. This is called Leonard Jones potential. तो हमने यहाँ पर कई महत्वपूर्ण चीज़ें देखी, अट्रैक्टिवनेस को भी देखा, रिपल्सिवनेस को भी देखा, उसके पीछे काम करने वाले फैक्टर पाउलिस प्रिंसिपल को भी समझा, पहले से जानते थे, यहाँ उसका इस्तेमाल होता हुआ देखा। अब हमारे पास कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि इससे जुड़े हुए हैं। इसी को हम थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे, क्योंकि ये तो हमने आर्बिट्रली 2 एटमों के लिए किया था, पर क्रिस्टल में 2 एटम थोड़ी होते हैं, अनगिनत एटम होते हैं। अब अगर अनगिनत आइटम होते हैं तो उन सबके लिए अगर हम टोटल कुछ निकालना चाहें तो हम एक टोटल लेनॉर्ड जोन पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर हम इस पोटेंशियल को मिनिमम कब होगा उसको रखेंगे तो हम एक कांस्टेंट निकालेंगे, जिसको हम इक्विलिब्रियम लैटिस कांस्टेंट कहेंगे। फिर इसी से हम इसी पोटेंशियल से जुड़ा हुआ इसी पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम मतलब इसको नंबर में कुछ कन्वर्ट कर ले जाएं तो हम कोहेसिव एनर्जी निकाल सकते हैं, कोहेसिव एनर्जी हमें नहीं मिल जाएगी। तो इस तरह से हम इसका मेजर पार्ट कवर करेंगे और उसके बाद इतना कर लेंगे। फिर हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है, हमें आयनिक क्रिस्टल पढ़ना होगा, हमें कोवैलेंट क्रिस्टल पढ़ने होंगे, हमें मेटेलिक क्रिस्टल पढ़ने होंगे, हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़नी होगी। बस ये 4 टॉपिक है। तो पॉजिटिवली जो अगला हम लोग अगला जो वीडियो होगा उसमें हम ये 3 चीज़ें कवर कर चुके होंगे। तो ऐसा करने से फिर हमारी इस सेकेंड यूनिट का ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम सेकेंड यूनिट के सेकेंड पार्ट लैटिस वाइब्रेशन की तरफ बढ़ेंगे और उसको भी कोशिश करेंगे कि 3 से 4 लेक्चर्स में हम कंप्लीट कर लें। तो ऐसा नहीं, यहाँ मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं, एक टॉपिक नहीं छोड़ा, बल्कि जितना डिटेल में बीएससी लेवल पे हो सकता है उतना डिटेल में मैंने इसको बताने की कोशिश की है। तो ये मत सोचिएगा कि हम जल्दी कुछ इसको कर रहे हैं। ऑलरेडी वी आर सम लिटिल बिट लेट बट वी विल कवर द थिंग्स इन अ वेरी स्मूथ वे इन द कमिंग डेज। ओके, चलो फिर ध्यान रखो अपना। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।